वेलकम दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल HTMK एकेडमी चैनल यानी कि हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आता हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे एएनएम का एग्जाम हो, चाहे CHO का एग्जाम हो या फिर नॉर्सेट का एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अच्छी स्टडी करना और अच्छे कंटेंट को देखना है तो हमारी HTMK एकेडमी यानी कि हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज की एक एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, आप वहां से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलेंगे अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले अपन क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अपन। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, विच इज द मोस्ट कॉमन कैंसर फाउंड इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, विकासशील देशों में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। यहाँ पर अगर बात करें अपन तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन की बात करें, मोस्ट कॉमन कैंसर फाउंड इन डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री की बात करें अपन, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो कैंसर पाया जाता है वो कौन सा है आम। देखो यहाँ मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल आना चाहिए, ये क्या है, इन फीमेल। ठीक है, महिलाओं में। ये इस क्वेश्चन ये सही है रहेगा, विच इज मोस्ट कॉमन कैंसर फाउंड इन डेवलपिंग कंट्री फीमेल। ठीक है, यानी विकासशील देशों की जो महिलाएं उनके अंदर कौन सा कैंसर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है सर्विक्स कैंसर। देखो ये जो सर्विक्स कैंसर है ये जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के जैसे कि मतलब जो विकासशील देश है, यानी कि जो जहां पर क्या है कि जो देश है जिनका क्या बात करें अपन कौन से, जो डेवलपिंग यानी कि एक तरह से अभी क्या है विकसित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे विकासशील देश है जैसे कि इंडिया है। ठीक है, ऐसे जो कंट्रीज है उनके अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स कैंसर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सर्विक्स जो कैंसर होता है ये गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर होता है। जैसे मान लो ये गर्भाशय, इस गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है इसका कैंसर होता है। ठीक है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसका कैंसर होता है, ये यहाँ का कैंसर होता है। ठीक है, बात करें अपन यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री की अगर बात करें, अगर इसकी जगह क्वेश्चन से आपको ये पूछ लिया जाता है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो फीमेल के अंदर होता है, जो डेवलप्ड कंट्री होती है वह फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है वो होता है कौन सा होता है, ब्रेस्ट कैंसर। ये ध्यान रख लेना कौन सा होता है उनके अंदर, ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर उनके अंदर होता है। चलते हैं अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य रक्त शर्करा का स्तर है, यानी कि सामान्य जो रक्त शर्करा होती है उसका स्तर कितना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यानी कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। तो इसका सही आंसर है वो है कितना है, 17 से कितना होता है यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा इसका, 17 से 120 mg पर DL। ठीक है, वैसे कई जगह 70 से आपको 110 mg पर DL के लगभग भी मिल सकता है। ठीक है, mg पर DL, लेकिन ये जो ये है 70 से 120 के बीच में क्या होता है, नॉर्मल रक्त शर्करा का लेवल होता है। अगर यहां से आपको देखो मेरी बात सुनो, अगर 17 से बिलो चला जाता है तो इसे कहते हैं अपन हाइपोग्लाइसेमिया। क्या कहते हैं इसे अपन, हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर शुगर लेवल आपका 200 mg पर DL से ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है आपको क्या है, डायबिटीज। क्या है, डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। ध्यान रख लेना, डायबिटीज मेलाइटस ध्यान रख लेना मेरे मित्रों। ठीक है, ये आपको इंडिकेट करता है किसको, डायबिटीज मेलाइटस को। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड के बाद में 2 घंटे बाद कितनी शुगर रहती है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, डायबिटीज मेलाइटस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है यहाँ पे पूछा ऑल आर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट। दोस्तों जब एक्सेप्ट क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। सभी उच्च रक्तचाप के परिवर्तनशील जोखिम कारक हैं सिवाय, कहने का मतलब इसके अंदर 3 तो ऐसे हैं जो कि क्या है, मॉडिफिएबल है, और एक रिस्क फैक्टर जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी,
हाइपरटेंशन की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है फैमिली हिस्ट्री। देखो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिगरेट को कल पी रहे थे आज नहीं पी सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को अपन स्टॉप करके मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मान लो उसके फादर को क्या हो, फादर को हाइपरटेंशन हो, ठीक है, तो उसको सुन को भी क्या हो सकता है, जेनेटिकली हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, किसको, फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक और एज, ठीक है, एज, सेक्स, इनको हम क्या है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करें अपन फैमिली हिस्ट्री, तो एक तरह से ये भी क्या है, पारिवारिक हिस्ट्री है, इसे भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैप्स स्मीयर यूज्ड टू डायग्नोस ऑफ, दोस्तों इसके ऊपर 10 स्टार लगा लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में अंदर पूछा हुआ है कि पैप्स स्मीयर किसके लिए डायग्नोसिस करने के लिए काम में ली जाती है। तो पैप्स स्मीयर किसके लिए डायग्नोसिस करने के लिए काम में ली जाती है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसके लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर है सही आंसर है वो है किसके लिए, सर्विक्स के कैंसर के लिए, जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है, सर्विक्स का जो कैंसर होता है उसके लिए यूज ली जाती है, कौन है, पैप्स स्मीयर, ये ध्यान रख लेना, पैप्स स्मीयर, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैप्स स्मीयर। और आपको मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो सर्विक्स का जो कैंसर है किसकी वजह से होता है, ये होता है ह्यूमन ह्यूमन पेपिलोमा पेपिलोमा लोमा वायरस की वजह से, ध्यान रख लेना किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी वाला सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जा सकता है कि कैंसर की डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है, यानी कि कहने का मतलब कैंसर की कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, तो वो है कौन है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस की बात करें तो क्या है, बायोप्सी, ध्यान रख लेना बायोप्सी, ठीक है, बायोप्सी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैंसर की डेफिनेटिव डायग्नोसिस क्या है, तो वो है बायोप्सी, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट, दोस्तों काफी जब एक्सेप्ट का आ जाता है तो आपको अच्छे से ध्यान से रखना है, सभी मधुमेह मेटिलस, ठीक है, मेटिलस, ये मेटिलस नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है, मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस के संकेत है सिवाय, ठीक है, कहने का मतलब सभी क्या है, डायबिटीज मेलाइटस के संकेत है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बता दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है पायोडर्मा, प्रायोडर्मा। देखो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये सब क्या है, डायबिटीज 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 मेलाइटस, मेलाइटस के, डायबिटीज जो मेलाइटस है उसके क्या है, ये कार्डिनल साइंग। पोलीयूरिया का मतलब क्या होता है, यानी कि यूरिन का ज्यादा आना, यानी कि मूत्र का ज्यादा आना। पोलीडिप्सिया का मतलब प्यास ज्यादा लगना, यानी कि थ्रस्ट ज्यादा लगना, क्या लगना, थ्रस्ट ज्यादा लगना। पोलीफेजिया का मतलब एक्सेसिव 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 हंगर, ठीक है, एक्सेसिव हंगर या एक्सेसिव भूख लगना, कहने का मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना, एक्सेसिव खाना खाना। तो ये यहाँ पर ये देखो ये सब किने किसके, डायबिटीज मेलाइटस के, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट में पूछा था तो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा हुआ है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम तो कब सॉरी कब लागू किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 1987, 1987 को स्टार्ट किया गया, कौन कौन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। अगर बात करें 1958 की, तो 1958 में यहाँ पर सही आंसर तो रहेगा अपना ये 1958 में कौन सा स्टार्ट किया गया, मलेरिया मलेरिया कंट्रोल कंट्रोल प्रोग्राम, ध्यान रखना प्रोग्राम, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। और 1992 पे RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ठीक है, RNTCP प्रोग्राम। और 1987 में किसको स्टार्ट किया गया, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम,
ठीक है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया 1987 में। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला। क्या है अपना यहाँ पर सही आंसर, क्या है अपना यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइलेंट किलर डिजीज इज, ठीक है, साइलेंट किलर डिजीज इज यानी कि जो धीरे धीरे से, ठीक है, धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे पूरी पूरी बॉडी को डैमेज कर देती है, उस डिजीज को कहते हैं अपन साइलेंट किलर डिजीज। तो कौन सी ऐसी डिजीज है जो धीरे धीरे पूरी बॉडी को पूरी बॉडी को धीरे धीरे क्या कर देती है, खराब कर देती है, तो उसे कहते हैं अपन साइलेंट किलर डिजीज, यानी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है, लेकिन मुझको तबाह कर देना। वो कौन सी डिजीज है, वो डिजीज है उसे कहते हैं अपन हाइपर टेंशन। ध्यान रख लेना, इसका नाम है हाइपर टेंशन। इसे अपन साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं अपन, साइलेंट किलर। ध्यान रख लेना, साइलेंट किलर किसके अंदर जानते हैं, ये अडल्ट, जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट के अंदर इसे अपन साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। किसे, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्या होता है, जब बीपी 140/90 इससे ज्यादा होता है या फिर ये होता है, इसे कहते हैं अपन हाइपर टेंशन। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑल आर वर्क ऑफ एएनएम एक्सेप्ट, ठीक है, एएनएम का कार्य है, ये बेंजी है, इनके क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, इनके जो क्या क्या कार्य हैं इन बेंजी के, ठीक है, यहाँ पर ये बेंजी है, इनके क्या क्या कार्य हैं, तो बता दीजिए एएनएमजी के कार्य क्या क्या है। यहाँ पर एएनएमजी के कार्य क्या क्या है, तो एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर, एक्सेप्ट रिकॉर्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर अलाइनमेंट, नो स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इनकी सारी जिम्मेदारियां बनती, ये भी जिम्मेदारी है, ये भी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर डी वाला, नो स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। देखो एएनएम को, जो एएनएम है, एएनएम को क्या होता है, एएनएम को हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, इनकी स्क्रीनिंग भी करना होता है। ठीक है, जैसे कि प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया की कंडीशन होती है, इसको भी स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है, एएनएम की है। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ गोबी रिप्रेजेंट ऑल आर एक्सेप्ट, यानी कि जो गोबी है वो रिप्रेजेंट करती है ऑल आर एक्सेप्ट, यानी कि 3 को तो रिप्रेजेंट करती है और 1 को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो गोबी का मतलब क्या है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बता दीजिए। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है इन्फेक्शन। देखो जो गोभी होती है, ये गोभी कोई बाजार की गोभी नहीं है, ये फूल गोभी नहीं है, ये पत्ता गोभी नहीं है। इसका मतलब होता है जी मीन्स ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। ओ का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, ठीक है। बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग। और आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इसके ऊपर काम करता है यूनिसेफ। तो देखो ये भी इसका रोल है, ये भी रोल है, ये भी रोल है, लेकिन ये नहीं है। और यहां पर पूछा एक्सेप्ट, इसलिए अपना डी वाला आंसर सही है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है विच वैक्सीन कोज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये काफी महत्वपूर्ण है, कौन सा वैक्सीन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज कराता है। तो इसका सही आंसर क्या है, कौन सा वैक्सीन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है। इसका सही आंसर है वो है मीजल्स का वैक्सीन। जो मीजल्स का वैक्सीन है, यदि 4 आवर से ज्यादा इसकी जो वाइल है वो अगर ओपन रह चुकी है, यानी ये कंटामिनेटेड रह चुकी है, ओपन रह चुकी है, तो यह इससे क्या हो जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है। और अगर इस वाइल को किसी को लगा दिया जाए
या किसी बच्चे के अंदर लगा दिया जाए तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ध्यान रखना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये इसके अंदर हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखो बीसीजी से क्या होता है, बॉडी के अंदर परमानेंट स्कार बन जाता है, ओस्टियोमाइलाइटिस ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। और डीपीटी, ठीक है, डीपीटी में पर्टोसिस एक इस प्रकार का है, इसकी वजह से क्या है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, किसकी वजह से, पर्टोसिस की वजह से। ठीक है, चलते हैं अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं हमारी HTMK एकेडमी को डाउनलोड करना तो आप डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, प्ले यहाँ पर जो डाउनलोड करने के बाद में नीचे एक स्टोर का बटन दिखेगा आपको, वहां पर क्लिक करना है और वहां से क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद में आपके कोर्सेस आ जाएंगे, आप अपना कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए फटाफट HTMK एकेडमी एप्लीकेशन को। देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, यू आर पोस्टेड इन, ठीक है, यू आर पोस्टेड इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, यू फाइंड वीवीएम इट इज ब्राइट, वीवीएम इट ब्राइट, व्हाट योर एक्शन। कहने का मतलब है आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं, टीकाकरण के दौरान आप वीवीएम को चमकीला पाते हैं, आपकी क्या कार्यवाही है। कहने का मतलब अगर आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पोस्टेड है और जो वीवीएम है, वीवीएम का मतलब क्या होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, यदि ये ब्राइट है तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, फटाफट आपको सही आंसर का जवाब बताना है और मैं आपको आंसर को बताने वाला हूं। तो पहले आप अपना आंसर सोच लीजिए, बता दीजिए कौन सा आंसर इसका सही है। यहाँ पे सही आंसर होगा, वो होगा यूज वाइल, ठीक है, शीशी का प्रयोग करना है। देखो ये क्या होता है, जो पोलियो की जो वाइल होती है उसके ऊपर एक ऐसा बिंदु होता है, इसे कहते हैं अपन वीवीएम, ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। और यहाँ पर बार बार वाला जो ऐसा होता है, ये हिस्सा क्या होता है, ये काला काला कलर का रहता है और ये काला काला कलर का रहता है और ये क्या हो जाता है, ये चमकीला रहता है। जब तक चमकीला रहता है तब तक इसको यूज करते हैं और अगर ये भी काला हो जाता है तो ये इसे हम फिर क्या है, यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पोलियो वैक्सीन इज स्टोर्ड एट, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन के या पोलियो के टीके को संग्रहित किया जाता है, यानी कि जो पोलियो का टीका है वो संग्रहित किससे किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जो पोलियो वैक्सीन है उसे संग्रहित कैसे करते हैं अपन, तो इसका सही आंसर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन भी इसे कहते हैं अपन, हीट 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 सेंसिटिव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है वो कौन सा है, तो वो भी वैक्सीन कौन सा है, पोलियो वाला। तो ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रेशेस इन, ठीक है, रेश इन मीजल्स, खसरे के दाने की विशेषता है, जो खसरे के दाने की जो विशेषता है, कहने का मतलब बात करें अपन जो मीजल्स है, जो मीजल्स है उसके जो रेशेस है उसकी क्या प्रकार की विशेषता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, उसकी क्या प्रकार की विशेषता है, जो खसरे के मीजल्स के जो दाने के हैं उसकी क्या प्रकार की विशेषता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यही यहाँ पर सही आंसर है वो है कॉप्लिक स्पॉट। ठीक है, यानी कि कॉप्लिक स्पॉट होते हैं, ये ब्लूइश कलर के होते हैं और ये कहाँ पर होते हैं, ये माउथ की म्यूकोसा। ठीक है, समझ में आ गया, माउथ जो माउथ होता है, माउथ यानी कि मुंह होता है, मुंह के अंदर होते हैं कौन है, कॉप्लिक स्पॉट। और कौन सी फेज में होता है, स्टार ध्यान रख लेना, प्रोडोर्मल 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 फेज। ध्यान रखना जो मीजल्स की जो प्रोडोर्मल फेज है उसके अंदर होता है कौन, इस कॉप्लिक स्पॉट। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहां पर वैसे आंसर का आपको रिप्रेजेंट हो चुका है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन को बता देता हूं। पॉजिटिव सिक टेस्ट इंडिकेट, ठीक है, पॉजिटिव सिक टेस्ट का संकेत मिलता है।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? पॉजिटिव सिक टेस्ट का मतलब, इसका मतलब होता है ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया। कहने का मतलब जो जिसके अंदर पॉजिटिव सिक टेस्ट मिलता है वो उसका मतलब इंडिकेट करता है कि वो पेशेंट को डिप्थीरिया है। समझ में आ गया? ससेप्टिबल का मतलब यानी कि पेशेंट को बीमारी है। सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन? डिप्थीरिया की जांच के लिए। समझ में आ गया? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? यहां पर क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट ऑफ आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियो आर कोज्ड बाय। लकवाग्रस्त पोलियो का अधिकांश प्रकोप किसके कारण होता है? यानी कि किसके कारण पोलियो होता है, कौन से टाइप की वजह से होता है? तो यहां पर सही आंसर है वो है टाइप 1। ठीक है, ध्यान रख लेना, जो टाइप 1 है, टाइप 1 है ये सबसे ज्यादा क्या कराता है? ये पोलियो कराता है। और एक क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से मैंने पहले भी कई बार बोला है कि पोलियो प्राथमिक संक्रमण किसका होता है? तो प्राथमिक होता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल 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 का, और सेकेंडरी किसका होता है? CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अपना पहला वाला सही आंसर है। ठीक है, 99% जो केस होते हैं पोलियो के वो होते हैं एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि इनके अंदर पैरालाइसिस नहीं होता है, लेकिन 1% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैरालाइसिस होने के चांस होते हैं। मिलते हैं अपन, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ये भी। क्वेश्चन में पूछा है इन्वेस्टिगेशन डन फॉर टीबी। टीबी के लिए जांच की जाती है, यानी कि टीबी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस है, ध्यान रखना, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी जांच अपन करते हैं अपन? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है क्या है? ऑल ऑफ अबोव। देखो स्पुटम एग्जामिनेशन भी अपन करते हैं, यानी कि जो कफ होता है उसकी भी जांच करते हैं। कफ को 3 सैंपल लिए जाते हैं और सुबह ही पहले मॉर्निंग में लिए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे भी अपन ले करते हैं अपन। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इसे भी अपन करते हैं। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का दूसरा नाम वो है मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट, समझ में आ गया? मोन्टाक्स टेस्ट है इसका नाम। किसका नाम? ट्यूबरकुलिन टेस्ट का। देखो जो टीबी होता है, मैंने आपको पहले ही बोला है कई बार कि टीबी कहां पर, जो प्राइमरी टीबी होती है वो किसके अंदर इंफेक्शन करती है? वो जो संक्रमण करती है किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर संक्रमण करती है। किसके अंदर करती है? फेफड़ों के अंदर संक्रमण करती है। कौन है? ट्यूबरकुलोसिस। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं अपन? एक तो चेस्ट एक्सरे करेंगे अपन, चेस्ट एक्सरे। ठीक है, प्राइमरी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो किसमें करती है? चेस्ट के अंदर। तो अपन स्पुटम परीक्षण कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ट्यूबरकुलिन कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है 48 आवर से 72 आवर के बीच में इसे अपन को पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का इंजेक्शन लगाते हैं। किसके अंदर? ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। टीटेनस इज, ठीक है, टीटेनस है, तो टीटेनस क्या है भैया? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? टीटेनस क्या है? टीटेनस क्या है? टीटेनस एक बैक्टीरिया है। ध्यान रख लेना, टीटेनस क्या है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन है? टीटेनस है। ठीक है, और ये स्पोर फॉर्मिंग, स्पोर फॉर्मिंग, ध्यान रखना, स्पोर फॉर्मिंग, यानी कि ये क्या क्या बनाता है? स्पोर भी बनाता है। कौन? टिटेनस। तो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर भी थोड़ा आंसर आ चुका है ना? वैसे मैं आपको बताता हूं, देखो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर बात करें अपन, ट्रैकोमा इज इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। ठीक है, ट्रैकोमा किसका संक्रमण रोग है? ट्रैकोमा किसका संक्रमण रोग है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वैसे आंसर आ चुका है, वो है कंजक्टाइवा का। ठीक है, जो आई है, आई के अंदर जो संक्रमण करता है उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन? इसे कहते हैं अपन ट्रैकोमा। क्या कहते हैं इसे अपन? ट्रैकोमा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं यहाँ पर एनआरएचएम लॉन्च इन इंडिया। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे भी, कि एनआरएचएम यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एनआरएचएम का मतलब क्या होता है? नेशनल नेशनल रूरल रूरल हेल्थ
मिशन, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका, ये कब लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है वो है 2005 में, ठीक है, 2005 में लॉन्च किया गया किसको? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका भी थोड़ा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। यहां पर जो क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट फेज ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी पल्स पोलियो प्रोग्राम की? तो यहां पर सही आंसर है वो है 9 दिसंबर 1995 से 20 जनवरी 1996 में जो फर्स्ट फेज की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1995 से 20 जनवरी 1996 में। इसका जो यहाँ पर आंसर है वो थोड़ा यहाँ पर गलत है, ठीक है, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी वाला सही आंसर है यहाँ पर, ठीक है। चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम विद डॉट्स इंट्रोड्यूस्ड इन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसको लॉजिक लगाने की बात भी है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम यानी डॉट्स के साथ संशोधित राष्ट्रीय तपेदी कार्यक्रम में पेश किया गया, यानी कि डॉट को कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है 1993। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 1997 क्यों नहीं आया? देखो यहां पर क्या पूछा है आपसे, इंट्रोड्यूस्ड, यहां पर क्या पूछा है इंट्रोड्यूस, तो दोनों चीजें अलग होती है, एक तो होती है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन या फिर लॉन्च, या फिर लॉन्च्ड, ठीक है, लॉन्च्ड, समझ में आ गया, या फिर इंट्रोड्यूस्ड या फिर लॉन्च्ड। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है इंट्रोड्यूस यानी कि कब उसको इसके बारे में बताया गया, तो 1993 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 1997 में इसे क्या किया गया? लॉन्च्ड किया गया, ध्यान रखना, लॉन्च्ड किया गया। तो अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपसे पूछे कि डॉट्स कब लॉन्च हुआ तो 1997 में, और इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1993 के अंतर्गत। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ऑल आर वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, कहने का मतलब सभी पानी जनित रोग है सिवाय। तो यहाँ पर क्या सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है लेप्रेसी। देखो पैचिस यानी कि डिसेंट्री, टाइफॉइड और कोलेरा, ये तीनों डिजीज क्या होती है? ये वाटर से फैलती है। किससे फैलती है? वाटर यानी कि पानी से फैलती है। लेकिन लेप्रेसी क्या है? कॉन्टैक्ट से फैलती है या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है, कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, तो ये पानी से नहीं फैलती। कौन? लेप्रेसी। यहां पर एक्सेप्ट पूछा था, इसीलिए अपना सही आंसर है सी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऑल आर नॉट वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप लोग अक्सर क्या है, गलत कर बैठते हैं। ऑल आर नॉट वाटर बोर्न डिजीज, जल्दबाजी में अपन क्या है, नोट को नहीं पढ़ते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है ऑल आर नॉट वाटर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट, ठीक है, कहने का मतलब यहां पर क्या है, सभी जल जनित रोग नहीं है सिवाय। देखो क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है एंट्रिक फीवर। देखो ये सभी क्या है, ये सभी किसी वाटर से नहीं फैलते हैं, वाटर से नहीं फैलते हैं, लेकिन ये एंट्रिक फीवर है, ये किससे फैलती है? पानी पीने से, ठीक है, पानी पीने से। एंट्रिक फीवर का दूसरा नाम क्या है? वो है टाइफॉइड, टाइफॉइड। तो यहां पर देखो एक्सेप्ट पूछा था, तो अपना सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पर एंट्रिक फीवर, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इज यूज्ड टू डाइल्यूट बीसीजी वैक्सीन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार बोला है। बीसीजी वैक्सीन का घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका होता है इसको घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है
नॉर्मल सलाइन। ध्यान रख लेना, नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं। अगर नॉर्मल सलाइन का उपयोग नहीं किया, आपने डिस्टिल वाटर का उपयोग कर दिया, तो ये काफी इरिटेट करता है और पेन करता है, यानी कि दर्द होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच वैक्सीन डेवलप्ड परमानेंट स्कार। देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है। किस टीके से स्थायी निशान बन जाता है, यानी कि कौन से टीके से परमानेंट स्कार बन जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, कौन से टीके से बनता है, उसका सही आंसर है वो है बीसीजी, बेसिलाई कालमेट गुआरिन वैक्सीन। इसकी वजह से क्या होता है, परमानेंट स्कार बन जाता है। जैसे परमानेंट स्कार की बात करें, यानी कि जहां पर इसको लगाते हैं वहां पर क्या है, एक स्कार बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्कार बन गया, ऐसे क्या है, एक परमानेंट स्कार बन जाता है। किससे, बीसीजी से। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सीएचओ से लेकर एम्स दिल्ली के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है, और एएनएम के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ आशा, आशा का पूर्ण रूप है, आशा का सही फुल फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है एक्रीटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रख लेना, इसकी फुल फॉर्म है एक्रीटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना डी वाला। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर जो क्वेश्चन की बात करें अपन, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच विटामिन डिफिशियंसी इन न्यूनेट। नवजात शिशु में किस विटामिन की कमी होती है। जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर किस विटामिन की कमी होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, किस विटामिन की कमी होती है नवजात शिशु में। यहां पर सही आंसर है वो है विटामिन के। देखो क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं कि जो न्यूबॉर्न होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो उनकी इंटेस्टाइन होती है, ये जो है ये कहाँ बनता है, ये कहाँ बनता है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ बनता है, कौन, विटामिन के। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये पता होना चाहिए विटामिन के कहाँ पर बनता है। ये किस में बनता है, ये बनता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन यानी कि आंत के अंदर। ठीक है, आंत के अंदर बनता है कौन, विटामिन के। किससे बनता है ये, जो बैक्टीरियाज और नॉर्मल फ्लोरा से ये बनता है। लेकिन क्या होता है कि जो नियोनेट होता है, नियोनेट यानी कि नवजात शिशु होता है, इसकी जो आंत होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरियाज नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर कमी होती है किसकी, विटामिन के की। समझ में आ गया, किसकी कमी होती है, विटामिन के की। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी कैलोरीज मोर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान कितनी अधिक कैलोरी चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सीएचओ, एएनएम और जीएनएम या दिल्ली एम्स के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीएचओ मतलब कितनी कैलोरी प्रेगनेंसी के दौरान जब अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 300 कैलोरी। समझ में आ गया, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जो नॉर्मल कैलोरी होती है उससे 300 कैलोरी से की अधिक आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का सबसे समृद्ध सोर्स कौन सा है, यानी कि जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, तो वो कौन सा है। यहाँ पे सही आंसर कौन सा रहेगा, यहाँ पे सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है आंवला। ध्यान रख लेना, आंवला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, विटामिन सी का। ध्यान रखना, विटामिन विटामिन सी का। देखो इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन आंवला में इन दोनों से ज्यादा पाया जाता है, इसलिए अपना यहां पर सही आंसर होगा सी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विटामिन डी डिफिशियंसी कोज्ड डिजीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के अंदर विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से कौन सी बीमारी
होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों के अंदर कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे बता दीजिए फटाफट। यहाँ पे सही आंसर है वो है रिकेट्स। मैंने पहले कई बार बोला आपको, एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो क्या खेलते हैं? बच्चे क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है, क्या खेलते हैं? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे क्रिकेट से रिकेट्स, या याद रख लो, क्रिकेट से रिकेट्स। ठीक है, समझ में आ गया है ना? या फिर एक ट्रिक और मैंने बताई थी, एक ट्रिक और मैंने बताई थी, बड़े लोग यानी जिनके पास ज्यादा पैसा है वो कहाँ जाते हैं? मलेशिया जाते हैं घूमने। तो मलेशिया किस में आता है? बड़ों में, यानी कि अडल्ट व्यक्ति में। तो इसे याद रखो, अडल्ट व्यक्ति में ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, बात करें अपन, देखो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। प्लेग्रा नियासिन, जो नियासिन है, नियासिन की कमी की वजह से होता है। नियासिन विटामिन की वजह से होता है। B3 विटामिन जो होता है नियासिन, उसकी वजह से होता है। और ये दोनों विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं, विटामिन डी की वजह से, लेकिन किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। ध्यान रख लेना, अडल्ट के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। विच हेलुसिनेशन फाउंड इन सिजोफ्रेनिया पेशेंट? जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, मति भ्रम का पेशेंट है, उसके अंदर, सॉरी, जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके अंदर कौन सा मति भ्रम पाया जाता है? यानी कि कौन सा हेलुसिनेशन पाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? कौन सा हेलुसिनेशन पाया जाता है उसके अंदर? जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, यानी कि कानों के अंदर का जो हेलुसिनेशन है, यानी कि वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। हेलुसिनेशन तो जानते हो ना आप? नहीं जानते हो तो मैं समझा देता हूं। देखो इसके अंदर आपको क्या होता है, जैसे आप रात में सो रहे हो और आपको कैसे आवाज आ रही हो? छन छन छन, किसी की पायल की आवाज आ रही हो, किसी लड़की की पायल की आवाज आ रही हो। ठीक है, तो ये क्या है? और जबकि वहां पर लड़की नहीं है और उसकी पायलों की आवाज आ रही है, आपको झंझनाहट आ रही है। तो जब वहां पर वो है ही नहीं लेकिन फिर भी आपको आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे हेलुसिनेशन। और कानों में सुन रहे हैं इसलिए उसे कहते हैं अपन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसके अंदर ऐसी हियरिंग्स, ऐसी आवाजें उसको सुनाई देती है, जैसे आप बैठे हो और डायनासोर की आवाज आ गई। ठीक है, आपको क्या है, बैठे बैठे क्या है, कई बार आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, कई बार सपोज करो आप बाथरूम में नहा रहे हैं। ठीक है, बाथरूम में नहाते नहाते आपको कई बार अपने कानों में ऐसा लगता है कि मेरी टेलीफोन की घंटी आ रही है। ठीक है, जबकि वास्तव में आपकी टेलीफोन की घंटी नहीं आ रही है। तो ये क्या है? एक तरह से हेलुसिनेशन है, यानी कि मति भ्रम है। ठीक है, इसे ऐसे कहते हैं अपन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो जो सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं अक्सर उनके अंदर क्या होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एम्स के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, सीएचओ के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन में पूछा है, ए पेशेंट इज मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड रिपीटेड अदर पर्सन वर्ड्स इज कॉल्ड। एक रोगी मानसिक रूप से परेशान है और दूसरे व्यक्ति के शब्दों को दोहराता है, उसे क्या कहा जाता है? कहने का मतलब, एक व्यक्ति है, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ये है। ठीक है, एक व्यक्ति ये चोटू लाल है। ठीक है, ये एक चोटू लाल है, समझ में आ गई? ये दो व्यक्ति है। अब ये बोल रहा है मैं कह रहा है ये, तो ये व्यक्ति कह रहा है मैं कहने का मतलब, इस व्यक्ति ने बोला, इस व्यक्ति को इस पेशेंट ने क्या किया? उसके जो शब्द बोले उसी को ये बोल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अपन इकोलिया। ऐसे प्रकार के जो, ऐसे प्रकार से जो वर्ड बोलने की जो होता है उसे कहते हैं अपन, इसके लिए टर्म यूज करते हैं, वो करते हैं अपन इकोलिया। ठीक है, समझ में आ गया? उसे कहते हैं अपन इकोलिया। अफेजिया का मतलब हो तो यानी कि वर्ड नहीं होना, यानी कि बोलने में दिक्कत होना। अटेक्सिया यानी कि एक तरह से चलने में दिक्कत होना, लड़खड़ा के चलना। ठीक है, तो यहां पर होगा इकोलिया। समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। यहां पर आपसे क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट चीज पूछी है, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहां पर सिर्फ आपसे ग्रंथि पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि अंतःस्रावी बहिस्रावी, ये कुछ नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है वो है लीवर। जो लीवर होता है बॉडी के अंदर, जो लीवर होता है ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्योंकि यहां से क्या बनता है, बाइल का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है, किससे, लीवर से। तो ये सबसे बड़ी ग्लैंड है कौन, लीवर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी पहले कई एग्जाम में पूछा हुआ है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यहां पर सही आंसर क्या होगा, जो बॉडी अपना जो शरीर है इसका सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहां पर सही आंसर है वो है स्किन। ध्यान रख लेना, स्किन सबसे बड़ा अंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन तो कौन होती है, लॉन्गेस्ट बोन, फीमर। ध्यान रख लेना, मैं कुछ वर्ड लिख के बताता हूं आपको, ठीक है। स्मॉलेस्ट 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 बोन वो कौन होती है, स्टेपीज। स्टेपीज समझ में आ गया, कौन सी होती है, स्टेपीज, ठीक है। लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन, ऑर्गन वो कौन है, स्किन। लार्जेस्ट ग्लैंड, ग्लैंड वो कौन है, लीवर। समझ में आ गया, ठीक है। लार्जेस्ट ज्वाइंट, ज्वाइंट वो है नी ज्वाइंट, ठीक है, नी ज्वाइंट यानी कि घुटने का ज्वाइंट, ठीक है। तो ये आपसे ये चीजें पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहां पर सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा यहां पर सी वाला। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है, वो तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 206, ठीक है। 206 हड्डियां होती है किसके अंदर, मानव शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है। अगर आपसे यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जगह आपसे यहाँ पूछ लेता था कि चाइल्ड के अंदर कितनी होती है, तो चाइल्ड के अंदर होती है 300 बोन्स। ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट 300 हड्डी होती है किसके अंदर, बच्चे के अंदर। अगर आप अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 300 से 206 कैसे रह जाती है, तो ये क्या होती है, जो हड्डियां होती है वो क्या हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। समझ में आ गया, क्या हो जाती है वो, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड का मतलब एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ जाती है, इसीलिए कितनी बची है, 206। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर है विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में संतुलन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, यानी कि कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है बैलेंसिंग के लिए। तो यहां पर सही आंसर है वो है ईयर। देखो कान क्या होता है, जो ईयर होता है वो कान होता है, ये क्या होता है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। बैलेंसिंग यानी कि जो बैलेंस बनाने के लिए। देखो क्या होता है, जो कान की स्ट्रक्चर होती है, मैं आपको एक सिंपली तौर से बताता हूँ। कान की ऐसे स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर बोन रहती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। क्या होती है यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। क्या होती है, यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ऐसे ऐसे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और यहाँ पर होता है कोक्लिया। तो इनके बीच में एक द्रव होता है, उसे कहते हैं अपन एंडोलिम्फ। क्या कहते हैं उसे अपन, एंडोलिम्फ। ध्यान रख लेना, एंडोलिम्फ। और इसका ही काम है क्या है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बनाने का काम है किसका, एंडोलिम्फ का, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जीवन काल
कितना होता है। ये भी एनआरएचएम यूपी एनआरएचएम का एग्जाम था, उसके अंदर पूछा हुआ है कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ध्यान रखना रेड ब्लड ब्लड सेल, इसको अपन इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इरिथ्रोसाइट, ध्यान रख लेना, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जान सकते हैं, किसे, रेड ब्लड सेल से। तो इनका जीवन काल कितना होता है, इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। और इनका निर्माण किसमें अंदर होता है, इनका निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब जानते हो, बोन मेरो के अंदर, किसके अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर, ध्यान रख लेना, बोन मेरो के अंदर होता है किसका, आरबीसी का निर्माण। जो आरबीसी इसका निर्माण कहां पे होता है, बोन मेरो के अंदर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है ये भी। ऐसे नोड सिचुएटेड इन, ठीक है, ऐसे नोड कहां पर सिचुएटेड होता है। तो ऐसे नोड कहां पर सिचुएटेड होता है, आप फटाफट बताइए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं। तब तक आप फटाफट बताइए कि ऐसे नोड कहां पर सिचुएटेड होता है। फटाफट डायग्राम बनाता हूं मैं, तब तक आप लिख लीजिए, तब तक आप बताइए और आप गेस करिए कहां पर होता है ऐसे नोड। ध्यान करिए फटाफट, ऐसे नोड कहां पर होता है। तब तक मैं आपके डायग्राम बना देता हूं हार्ट का, और फिर मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। कहां पर होता है ऐसे नोड, बता दीजिए ऐसे नोड कहां पर होता है। तो यहां पर अगर बात करें अपन ऐसे नोड की, तो ऐसे नोड होता है वो कहां पर होता है ऐसे नोड, बता दीजिए। ऐसे नोड होता है राइट एट्रियम में, ध्यान रखना ये ऐसे नोड है, ठीक है, इसे राइट एट्रियम में, इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। ये ऐसे नोड है और ये एवी नोड है, ध्यान रख लेना, ये एवी नोड है। क्या है ये, एवी नोड। ये कहां पर होता है, सेप्टम में होता है, कौन है, एवी नोड। और ये इसके बाद में ये है पुरकिंजे फाइबर। क्या होता है, ये होते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना, यहाँ पर क्या होगा, राइट एट्रियम। समझ में आ गया, ये राइट एट्रियम है और ये है एस ए नोड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा हुआ है, देखो यहाँ पर पूछा है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरीज, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी आपको प्रोवाइड करता है। तो कितनी प्रोवाइड करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर सही आंसर कितना होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो 4 कैलोरी। ध्यान रख लेना 4 कैलोरीज को प्रोवाइड करता है कौन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम प्रोटीन, प्रोटीन कितनी प्रोवाइड करता है, 1 ग्राम प्रोटीन, अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितनी करता है, ये भी 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और 1 ग्राम फेट की बात करें, फेट, 1 ग्राम फेट तो कितनी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है, 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है कौन, 1 ग्राम फेट, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, पहला वाला। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट, ठीक है, सभी क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है एक्सेप्ट, यानी कि सिवाय एक के। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पर सही आंसर है वो है सी। देखो ADEK, अडेक, ठीक है, ये ADEK ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। लेकिन ये क्या है, ये वाटर में घुलनशील है, किसमें, वाटर में। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना कौन होगा, यहां पर सी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है विच विटामिन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव विटामिन, कौन सा विटामिन सबसे अधिक गर्मी संवेदनशील है। देखो मैंने अभी एक पहले ही बताया था इस क्वेश्चन के बारे में अपन,
मैंने कि कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा अधिक गर्मी जो गर्मी संवेदनशील है, यानी कि तुरंत खराब हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है विटामिन सी। ये विटामिन क्या होता है? विटामिन सी हीट पाकर उड़ जाता है। समझ में आ गया आपको? जैसे ही हीट, अगर हीट आती है तो हीट से क्या ये उड़ जाता है, उड़ जाता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब यानी कि हीट से ये डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय यानी कि खराब हो जाता है। कौन? विटामिन सी। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये काफी टाइम एक ही कलर को यूज कर रहा हूँ। विच विटामिन डिफिशियंसी, ठीक है, यानी कि विच डिफिशियंसी इज आल्सो नोन एज राइस ईटर, ठीक है, डिजीज। किस कमी को चावल खाने वाला रोग भी कहा जाता है? बहुत काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस कमी को चावल से खाने वाला रोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है, क्या होगा यहाँ पर? बेरी बेरी। ध्यान रखना, यहाँ पर सही आंसर है वो है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी। ठीक है, जो बेरी बेरी होता है ये क्या है? विटामिन बी 1 जो कमी, बी 1 की कमी की वजह से होता है। कौन? बी 1, जो बी 1 थियामिन की कमी की वजह से होता है। कौन? बेरी बेरी। जो राइस होते हैं, राइस यानी कि जो चावल होते हैं, उनको क्या है, धोने से क्या होता है कि क्या है, उनके धोने से क्या होता है, विटामिन जो बी 1 है वो वॉश आउट हो जाता है और उसकी वजह से होता है बेरी बेरी। मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको याद करने की, ट्रिक बता देता हूं। चावल किसमें भरते हैं? चावल किसमें भरते हैं? बोरी के अंदर। किसके अंदर भरते हैं? बोरी। समझ में आ गया? कट्टा यानी कि बोरी। समझ में आ गया ना? चावल किसमें भरते हैं? बोरी के अंदर, यानी कि तो ऐसे याद रख लो, बी से बोरी बोरी। ठीक है, कहने का मतलब बेरी बेरी। एक ट्रिक है ये याद रखने की, यानी कि बेरी बेरी। इसका भी किसकी वजह से होता है? विटामिन 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 सी की वजह से होता है। और प्लेग्रा, सॉरी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। विटामिन जो है वो डी की कमी की वजह से होता है। और प्लेग्रा नियासिन, नियासिन, ठीक है, नियासिन, ध्यान रखना, विटामिन बी 3, ठीक है, बी 3 की वजह से होता है। कौन? ठीक है, प्लेग्रा। ठीक है, इसे अपन 3D डिजीज के नाम से भी जानते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया के नाम से। किसको? प्लेग्रा को। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है वो है अपना राइस ईटर डिजीज। एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा देता हूं, जो आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो यहां पर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट जो बनता है, मैं उसको आपको बता देता हूं कि आपसे एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। चलो अपन बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। देखो जो प्लेग्रा होता है, ये जो प्लेग्रा होता है, जो मेज, ठीक है, समझ में आ गया? मेज, मेज, मेज का मतलब जानते हो? जो मक्का, मक्का, ठीक है, मक्का या फिर ज्वार, ज्वार, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, समझ में आ गया? बाजरा। इनको खाने वाले, यानी कि इनको लगातार खाने वाले लोगों के अंदर क्या हो जाता है? प्लेग्रा की कंडीशन हो सकती है, यानी कि प्लेग्रा रोग उनके अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लगातार मक्का, ज्वार, बाजरा खाने से कौन सा रोग हो सकता है? तो उसकी वजह से हो सकता है प्लेग्रा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? लेकिन अपना तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो है बेरी बेरी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेशेस ऑफ रूबेला फर्स्ट अकर ऑन, रूबेला के रेशेस सबसे पहले होते हैं। मैंने पहले आपको कई बार बोला हुआ है कि ये इसको अपन याद रखने की एक ट्रिक है, कि इसको जो ट्रिक है कि रूबेला, मैंने पहले ही बोला है, रूबेला नाम ही क्या है इसका? रूबेला। ठीक है, यानी कि रुला देने वाला, रुला देने वाला, देने वाला, वाला। अब रोता कहां से आदमी? मुंह से। कहां से? मुंह से। समझ में आ गया? यानी कि सबसे पहले कहां पर होगा? चेहरे पर। ठीक है, समझ में आ गया? कहां पर होगा? चेहरे पर। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। कैरियर आर नॉट फाउंड इन विच डिजीज, यानी कि कहने का मतलब बीमारी में वाहक नहीं पाया जाता। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके अंदर कैरियर, यानी कि कहने का मतलब सीधा पेशेंट इन्फेक्ट होता है, उसके अंदर कोई कैरियर नहीं पाया जाता है। कैरियर का मतलब तो जानते हो ना? जैसे मान लो सपोज करो ये पेशेंट, ये चुन्नी लाल पेशेंट क्या है, इन्फेक्ट हो गए और इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर क्या है?
जीवाणु है और ये जीवाणु क्या है, दूसरे को इन्फेक्ट कर देते हैं और इनके ऊपर कोई लक्षण नहीं आते हैं, तो इसे कहते हैं अपन कैरियर। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर कैरियर नहीं पाया जाता है, ये जिसके अंदर भी होता है उसके अंदर बीमारी बनाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है वूफिंग कफ। वूफिंग कफ के अंदर अगर जिसको संक्रमण हो गया तो ये उसको संक्रमण जरूर करेगा, यानी कि कहने का मतलब लक्षण उसके अंदर जरूर आएंगे। इसका मतलब इसके अंदर कोई कैरियर नहीं होता है, किसके अंदर, वूफिंग कफ के अंदर। समझ में आ गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच टेबलेट इज गिवन इन कम्युनिटी फॉर डीवर्मिंग। ये क्वेश्चन अभी जो एमपीसीएचओ का एग्जाम था उसके अंदर पूछा हुआ है और एएनएम के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि डीवर्मिंग के लिए अपन कौन सी टेबलेट देंगे, यानी कि कृमि मुक्ति के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है क्या है, यहाँ पर एल्बेंडाजोल 400 mg, यानी कितने देते अपन, 400 mg देते हैं। कौन, एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एल्बेंडाजोल। बात करें अपन नेक्स्ट, देखो ये क्लोरोक्विनिन किसमें देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, मलेरिया की। ध्यान रख लेना मलेरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन है, क्लोरोक्विनिन। ठीक है, मेट्रोनिडोल किसकी है, मेट्रोनिडोल ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, या इनके संक्रमण में देते हैं कौन, मेट्रोनिडोजोल। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा एल्बेंडाजोल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स टू मैन इज नोन एज। जानवरों से मनुष्य में होने वाले संक्रमण को कहते हैं, यानी कि कहने का मतलब जैसे कि मान लो ये जानवर है, ठीक है, ये जानवर है, इससे जो संक्रमण होने वाला है, इससे जो मनुष्य के अंदर संक्रमण होने वाला है उसे क्या कहते हैं अपन। कहने का मतलब ये जानवर है और इसके अंदर जो मनुष्य, यानी कि इस जानवर से इस मनुष्य के अंदर क्या है, संक्रमण फैल गया है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन जूनोसिस। क्या कहते हैं इसे अपन, इसे कहते हैं अपन जूनोसिस। कहने का मतलब इस, ऐसे मान लो ये कुत्ता है, कुत्ते से रेबीज है, और रेबीज कहां पर, इस कुत्ते से रेबीज किसको फैल गया, आदमी को फैल गया, तो इसे कहते हैं अपन जूनोसिस डिजीज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं अपन, जूनोसिस डिजीज। ठीक है, उसे कहते हैं अपन जूनोसिस डिजीज। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एमपी जो एनआरएचएम का एग्जाम था उसके अंदर आया है, यूपी जो एनएचएम का एग्जाम था उसी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर, ठीक है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल आर एक्सेप्ट, यानी कि छोटी आंत का हिस्सा सभी होते हैं सिवाय। कहने का मतलब छोटी आंत के सभी हिस्से होते हैं लेकिन एक को छोड़कर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है कोलन। देखो मेरी बात सुनो, छोटी आंत के ये सब तीनों हिस्से किसके, छोटी आंत के। देखो मैं आपको बताता हूं कि जो छोटी आंत की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें अपन, छोटी आंत की अगर अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात करें अपन यहाँ पर, छोटी आंत की, तो ये यहाँ से क्या होती है, आहार नाल होती है, और ये कहां पर जाती है, स्टोमक में जाती है। ठीक है, स्टोमक में जाती है, और स्टोमक से कहां पर, ये ऐसे डिओडेनम बनता है, और यहां से ये तो हो गया डिओडेनम, ये जो वाला पार्ट है डिओडेनम है। फिर इसके बाद में ऐसे 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 जीजुनम, जेजुनम, और ये इसके बाद में ये इलियम। समझ में आ गया, ये वाला पार्ट है इलियम, ये है जेजुनम, समझ में आ गया। इसके बाद में ये जुड़कर ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है, ऐसे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन बनाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कोलन। देखो एक्सेप्ट पूछा है तो ये सब पार्ट है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लेकिन कोलन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है विद इन हाउ मेनी डेज द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डन। जन्म के और मृत्यु पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर क्या है, रजिस्ट्रेशन उसका करवा लेना चाहिए, यानी कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर कर लेना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है 21 डेज, 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ और जन्म का पंजीकरण करवा लेना चाहिए। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लेना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? कहने का मतलब यहां पर बात करें अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वो है ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कम से कम जो बेबी होता है, जो छोटा बेबी होता है, उसको कम से कम 6 महीने तक, कितना, 6 मंथ तक क्या करना है? ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, और कोई उसके मुंह से और कोई लिक्विड नहीं देना है। समझ में आ गया? लिक्विड कोई नहीं देना, ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली क्या देना है उसको? ब्रेस्ट मिल्क। ध्यान रखना, उसको ब्रेस्ट मिल्क देने को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं अपन? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कहते हैं अपन? तो यानी कि जो बच्चा होता है उसे 6 महीने तक सिर्फ केवल माँ का दूध ही देना है, उसे कहते हैं अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये वीडियो आपको काफी अच्छा पसंद आया होगा, है ना? और अगर आप ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसको आप देख लीजिए। उसमें क्या करना है आपको, ये ऐसे एप्लीकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन मिलेगी और नीचे लिखा है स्टोर, नीचे लिखा है स्टोर, स्टोर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके कोर्स ओपन हो जाएंगे, जो आपके कोर्स है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कोर्स ऐसे ओपन हो जाएंगे। अब आपको एएनएम चाहिए तो एएनएम कोर्स को आप, एएनएम का जो कोर्स है उसे आप बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए आप एटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा आप फोन पे और गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वहां से और अच्छे वीडियोस को आप देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।